तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बंदे की जिसे दुनिया ने विलन बोला, मॉन्स्टर बोला और कुछ लोगों ने ट्रेजिक हीरो। वो लड़का जो आज़ादी के लिए इतना ऑब्सेस था कि उसने 80% ह्यूमैनिटी को मिटा दिया और उस तबाही में उसने अपना परिवार, अपना प्यार और अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान कर दी। सब कहते हैं एरन ने ही शुरू किया था और एरन ने ही ख़त्म किया था, लेकिन असली सवाल यहाँ ये नहीं कि उसने क्या किया। असली सवाल ये है कि क्या वो मजबूर था या वो कैलकुलेट कर रहा था, क्या वो फ्यूचर का शिकार था या फ्यूचर उसका टूल था। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे इंटेलिजेंस का वो वर्जन जो चिल्लाता नहीं है, जो शो ऑफ नहीं करता लेकिन साइलेंटली वर्ल्ड ऑर्डर रिराइट कर देता है। स्मार्टेस्ट एनिमे कैरेक्टर्स एपिसोड 11, एरन येगर। अब देखो, एरन को स्मार्ट प्रूफ करने से पहले हमें एक चीज़ क्लियर करनी होगी, हम इंटेलिजेंस को मेजर कैसे कर रहे हैं। क्योंकि अगर बात सिर्फ आईक्यू और एनालिसिस की हो तो आर्मिन नेचुरली उससे ज़्यादा बेटर है। अगर बात आइडियोलॉजी और मैनिपुलेशन की हो तो जीक भी एक कैलकुलेटेड माइंड है। लेकिन एरन, इसका केस इन दोनों से अलग है क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस रिएक्शनरी नहीं है। वो इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं करता, वो आउटकम डिज़ाइन करता है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट कंट्रोल करना, अपनी इमेज को सेक्रीफाइस करके भी डिजायर्ड फ्यूचर क्रिएट करना और एक ऐसी टाइमलाइन में ऑपरेट करना जहाँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरकनेक्टेड हो। ये नॉर्मल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है। फ्यूचर देखना पावर है, फ्यूचर के अकॉर्डिंग अपने एक्शंस को कैलिब्रेट करना इंटेलिजेंस है। और एरन की एवोल्यूशन यहीं से स्टार्ट होती है। एरन का ब्रिलियंस लाउड नहीं है, वो स्पीचेस नहीं देता, अपने प्लान को कभी रिवील नहीं करता और ना ही कोई चेसबोर्ड के सामने बैठ कर स्माइल करता है। लेकिन वो ऑब्जर्व ज़रूर करता है, वो वेट करता है और जब वो मूव करता है तो पूरा बोर्ड रिसेट हो जाता है। इसका सबसे पहला एग्जांपल उसकी अर्ली ईयर्स में दिखाई देती है, जब वॉल पैराडाइज के अंदर अपने चाइल्डहुड में वो दोस्तों के साथ ग्रो कर रहा था और कंटिन्यूसली मार्ले और एल्डियन हिस्ट्री के सबटेल क्यूज को डिकोड कर रहा था। उसने सिर्फ सर्वाइव नहीं किया, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, पैटर्न्स ऑब्जर्व कर रहा था और हर फ्यूचर पॉसिबिलिटी के मेंटल सिमुलेशन रन कर रहा था। पाथ्स और फाउंडिंग टाइटन्स के इंसिडेंट्स इस इंटेलिजेंस का पहला कॉन्क्रीट प्रूफ है। एरन ने ग्रीशा येगर से फाउंडिंग टाइटन का इनहेरिटेंस लिया और कंटिन्यूसली वर्ल्ड के सबसे क्रिटिकल सीक्रेट पाथ्स और टाइटन हिस्ट्री को ऑब्जर्व किया। हर एक्शन केयरफुली टाइम था। बेसमेंट का डिस्कवरी, आर्मिन और मिकासा के साथ इमोशनली बॉन्ड मेंटेन करना और मार्ले इन्फिल्ट्रेशन का परफेक्ट टाइमिंग। अगर एरन सिर्फ इम्पल्सिव होता या दिखावा करता तो अल्टीमेट प्लान उसका फेल हो जाता, लेकिन उसने महीनों तक साइलेंस मेंटेन किया, अपने इंटेंशंस हाइड किए और एनिमी के परसेप्शन को मैनिपुलेट किया। और ये इंटेलिजेंस सिर्फ फिजिकल या टेक्टिकल नहीं था, इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेयर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एरन ने डिलिबरेटली अपनी इमेज विलेन जैसा दिखाया, दोस्तों और दुनिया के लिए मॉन्स्टर बन गया ताकि अपनी अल्टीमेट स्ट्रेटेजी का पाथ क्लियर हो। हिस्टोरिया और आर्मिन के इंटरेक्शंस, मिकासा को इमोशनली डिस्टेंस रखना और अपनी ओन सेक्रीफाइस दिखाना, ये सब कैलकुलेटेड मूव्स था जो फ्यूचर आउटकम्स के लिए ज़रूरी थे। रमलिंग और मार्ले के प्लान्स में भी और भी डेप्थ दिखाई देती है। एरन ने अपनी मूवमेंट्स को मेटिकुलसली टाइम किया। रमलिंग के एक्टिवेशन से फिजिकल पावर नहीं थे, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजंस थे जिसमें बिलियंस ऑफ लाइव्स और ग्लोबल पावर बैलेंस्ड इंक्लूडेड थे। हर डिस्ट्रक्शन का पर्पस क्लियर था, पैराडाइज और वर्ल्ड के पावर इक्विलिब्रियम को अचीव करना और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को एलिमिनेट करना। उसने अपनी मॉरल और इमोशनल बॉन्ड्स को टेम्पररी सेक्रीफाइस किया और आउटकम को सुपीरियर पोजीशन में सिक्योर किया। और यही पहला प्रूफ है कि एरन का इंटेलिजेंस फ्यूचर फोकस्ड, मल्टीलेयर्ड और आउटकम ड्राइवन था। आर्मिन या जीक के टैक्टिकल ब्रिलियंस के कंपैरिजन में एरन की इंटेलिजेंस का स्केल अलग है। वो प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है, वो एग्जीक्यूट करता है। अपने सैक्रिफाइसेस और कैलकुलेट विजनरी के साथ पाथ्स के मल्टीलेयर्ड विजन्स और टाइमलाइंस के कन्वर्जेंस में वो अपनी पोजीशन परफेक्टली मेंटेन करता है और अपनी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को इंश्योर करता है। और सबसे सिनेमैटिक पार्ट ये है अवार्ड सेरेमनी, हिस्टोरिया किडनैपिंग, मार्ले और जीक के प्लान्स और अपनी ओन फ्रेंड्स के बिट्रेल। हर इंसिडेंट साइलेंटली कोऑर्डिनेटेड थे और उसके इंटेलिजेंस का प्रूफ देते हैं। एरन ने सिर्फ मूव नहीं किया, उसने वर्ल्ड को फोर्स किया कि वो उसके मूव के हिसाब से एडजस्ट हो। ये रेयर फॉर्म है इंटेलिजेंस का, लाउड नहीं, फ्लैशी नहीं, पर इरिवर्सिबल इम्पैक्ट है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो एरन का पहला इंटेलिजेंस ट्रेट है एबिलिटी टू लॉक अ फ्यूचर ही फोर्सेस इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन ह्यूमैनिटी एंड रिलेशनशिप्स। हर डिले, हर ऑब्जर्वेशन और हर कैलकुलेटेड सेक्रीफाइस ने एक अनस्टॉपेबल चेन रिएक्शन क्रिएट किया। आउटकम सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, आउटकम एक कंप्लीटली रीशेप्ड वर्ल्ड था। एरन का ब्रिलियंस ये दिखाता है कि इंटेलिजेंस का असली मेजर सिर्फ नॉलेज या प्लानिंग नहीं है, बल्कि एग्जीक्यूशन और फ्यूचर शेपिंग पावर है। एरन ने अपनी इमोशनल मैनिपुलेशन और परसेप्शन कंट्रोल के थ्रू अपनी स्ट्रैटेजी को और भी अनब्रेकेबल बनाया था, जहां हमें दिखाई देता है कि उसकी इंटेलिजेंस सिर्फ प्लानिंग नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। देखो, जीक को लगता था कि वो एरन को समझ चुका है और वही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती थी।
उसने एरन को इमोशनली डैमेज्ड, फादर कंट्रोल्ड और डायरेक्शनलेस माना था। उसको लगता था कि एरन सिर्फ गाइडेंस ढूंढ रहा है, लेकिन एरन ने इस एजम्पशन को कभी करेक्ट नहीं किया। उसने इसे वेपन बना लिया। ओपन रिबेलियन सस्पिशन जनरेट करता है, इसलिए एरन ने रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। उसने कॉम्प्लायंस चूज की, लेकिन वो ओबीडियंस नहीं था, वो कंट्रोल्ड डिसेप्शन थी। जीक को एल्डर ब्रदर फील कराना था, मेंटर फील कराना था, आइडियोलॉजिकल सेवियर फील कराना था। एरन ने उसे वो सब फील करा दिया। जब ओपोनेंट को लगता है कि वो कंट्रोल में है, तब असली कंट्रोल साइलेंटली शिफ्ट हो चुका होता है। पाथ्स के अंदर जीक का ऑब्जेक्टिव क्लियर था, प्रूफ करना कि ग्रीशा वाज द विलेन। उसको लगता था कि अगर एरन को फादर का ट्रूथ दिखाया जाए तो वो उसके प्लान के साथ अलाइन हो जाएगा। लेकिन यहीं पर एरन का सबसे पहला इंटेलिजेंट मूव दिखाई देता है। उसने नैरेटिव को चैलेंज नहीं किया, वो बस ऑब्जर्व करता रहा। ग्रीशा रीस फैमिली के सामने हेजिटेट करता है। जीक इस समय इमोशनल वीकनेस देखता है, लेकिन एरन स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी देखता है। और यही डिफरेंस है रिएक्शन और स्ट्रेटेजी में। एरन ने ग्रीशा को डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिया, उसने उसको रियलाइज करवाया, उसकी आइडेंटिटी याद दिलाई। रिवोल्यूशन तुमने स्टार्ट की थी, एलडीए का बर्डन तुमने एक्सेप्ट किया था, और अगर अब तुम रुक गए तो सारी सेक्रीफाइस मीनिंगलेस हो जाएगी। ये फोर्स नहीं था, ये आइडेंटिटी प्रेशर था। साइकोलॉजिकली इंसान अपने खुद के बिलीफ के अगेंस्ट सबसे कम रेजिस्ट करता है। एरन ने वही लेवरेज यूज किया। सबसे डिस्टर्बिंग ट्विस्ट तब आता है जब ग्रीशा फ्यूचर एरन को देख लेता है। उस मोमेंट में टाइमलाइन रिवर्स हो जाती है, फ्यूचर पास्ट को पुश कर रहा होता है। ये इम्पल्सिव इंटरफेरेंस नहीं था, ये डिटर्मिनिस्टिक लूप का स्टेबलाइजेशन था। अगर उस समय ग्रीशा फाउंडिंग टाइटन सिक्योर नहीं करता तो एरन फाउंडर कभी नहीं बनता, और अगर एरन कभी फाउंडर नहीं बनता तो वो ग्रीशा को इन्फ्लुएंस भी कभी नहीं कर सकता। मतलब एरन ने कंडीशन क्रिएट भी की जिसमें उसका खुद का एग्जिस्टेंस पॉसिबल हुआ। वो डेस्टिनी फॉलो नहीं कर रहा था, वो इंश्योर कर रहा था कि डेस्टिनी ब्रेक ना हो। जीक यहाँ कोलैप्स करता है। उसकी आइडियोलॉजी फादर एज विलेन नैरेटिव पर बेस्ड थी। जब ग्रीशा ने उसे माफ़ी मांगी, उसका पूरा साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क क्रम्बल हो गया। एरन ने उसका बॉडी अटैक नहीं किया, उसने उसका बिलीफ डिसमेंटल किया। और जब बिलीफ टूट जाता है, स्ट्रेटेजी डायरेक्शन लूज कर देती है। एंड इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था पेशेंस। एरन ने सालों तक अपनी रियल इंटेंशन हाइड की। उसने इमोशनल लीकेज अलाउ नहीं किया, मिकासा और आर्मिन से डिस्टेंस क्रिएट किया, नॉट आउट ऑफ हेट्रेड बट टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस। लॉन्ग टर्म डिसेप्शन मेंटेन करना ब्रूट स्ट्रेंथ से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। गिल्ट, डाउट, अटैचमेंट, ये सब इंसान को एक्सपोज कर देते हैं। लेकिन एरन का फोकस रिलेशनशिप नहीं, आउटकम था। जीक फ्यूचर चेंज करना चाहता था, एरन फ्यूचर को प्रिजर्व करना चाहता था। डिफरेंस सबटेल है, लेकिन इंटेलिजेंस इसी सबटेलिटी में मेजर होती है। एक इंसान आइडियोलॉजी के थ्रू वर्ल्ड रिशेप करना चाहता था, दूसरा इनएविटेबली के थ्रू वर्ल्ड को लॉक कर रहा था। इन शॉर्ट अगर बोला जाए, एरन ने सिर्फ जीक को आउटस्मार्ट नहीं किया था, उसने उसको ये बिलीव कराया था कि वो जीत रहा है, जबकि गेम का स्ट्रक्चर ऑलरेडी फिक्स हो चुका था। ये ब्रूट फोर्स नहीं था, ये टाइम, ईगो, बिलीफ और आइडेंटिटी का सर्जिकल अलाइनमेंट था। और जब कोई कैरेक्टर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक ही डायरेक्शन में सिंक्रोनाइज कर दे, तो उसको इम्पल्सिव कहना एनालिटिकल ब्लाइंडनेस है। सबसे कॉमन एलिगेशन ये है कि रमलिंग एरन का इमोशनल ब्रेकडाउन था, एंड लोग मानते हैं कि उसने गुस्से में वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन ले लिया। अगर ये इम्पल्सिव होता तो एग्जीक्यूशन केओटिक होता, इनकंसिस्टेंट होता, इंटरनल हेजिटेशन विजिबल होती। लेकिन रमलिंग का स्ट्रक्चर सिस्टमैटिक था। एरन का गोल रिवेंज नहीं था, उसका गोल सर्टेनिटी था। उसने मल्टीपल फ्यूचर आउटकम्स देखे थे, हर ऑल्टरनेट ब्रांच में पैराडाइज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में था। डिसीजंस पेयर से नहीं, सर्टेनिटी असेसमेंट से लिया गया। रमलिंग प्रेफर्ड आउटकम नहीं था, वो लीस्ट अनस्टेबल आउटकम था। सेकेंड लेयर, नैरेटिव कंट्रोल। अगर एरन सिर्फ गुस्सा होता तो वो अपने दोस्तों को ट्रूथ बताकर अपने साइड में रखता, रेजिस्टेंस मिनिमाइज करता। लेकिन उसने ऑपोजिट किया, उसने इंटेंशनली अपने आप को ग्लोबल विलेन बनाया ताकि फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट यूनाइट हो। ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं था, ये परसेप्शन इंजीनियरिंग थी। नॉर्मल इंसान अपनी इमेज प्रोटेक्ट करता है, एरन ने अपनी इमेज वेपनाइज की। थर्ड लेयर, स्केल मैनेजमेंट। रमलिंग टोटल एनिलेशन में कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन प्रोसेस स्ट्रक्चर था, एडवांस्ड पेस था, ग्लोबल पावर सेंटर्स टारगेट हुए, वर्ल्ड क्रिपल हुआ, इंस्टेंटली इरेज नहीं। इसका मतलब एस्केलेशन कंट्रोल थी, केओटिक रेज डिस्ट्रक्शन एक्सेलरेट करता है, यहाँ डिस्ट्रक्शन डायरेक्शनल था। फोर्थ लेयर, फ्यूचर बर्डन। एरन ने अपनी डेथ देखी थी, अपने डिफीट का मोमेंट देखा था, फिर भी वो पाथ चूज किया। ये सुसाइड विश नहीं थी, ये एक्सेप्टेंस था कि आउटकम इंडिविजुअल सर्वाइवल से भरा है। फिफ्थ लेयर, पॉलिटिकल सिविलाइजेशन। फाइनल वो उसके दोस्तों के हाथ से आया। इससे क्या हुआ, वर्ल्ड को विलन्स नहीं हीरोज मिले, पैराडाइज को इंटरनल लेजिटिमेसी मिली, और आइडियोलॉजिकल सिविल वॉर अवॉइड हुआ। अगर एरन सर्वाइव करता तो पावर कंसंट्रेशन परमानेंट फ्रैक्चर क्रिएट करता।
अपने रिमूवल से उसने पावर वेकम न्यूट्रलाइज किया। अब ब्रूटल ट्रूथ, रमलिंग मॉरली इंडिफेंसिबल है, लेकिन इंटेलिजेंस मॉर्टेलिटी से मेजर नहीं होता। एंड अगर तुम इन सब को एक स्ट्रक्चर में देखो तो एक एक्सट्रीम एक्शन से मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए। ग्लोबल डिटरेंस, आइलैंड सर्वाइवल विंडो, अलायंस लेजिटिमेसी, नैरेटिव क्लोजर, टाइटन कर्स का एंड, इंपल्सिव एक्शन कोलैटरल केओस क्रिएट करते हैं। यहाँ एंड स्टेट डिफाइन था, इसलिए रमलिंग को सिर्फ इमोशनल एक्सप्लोजन कहना गलत होगा। एरन कोई सेंट नहीं था, वो मॉन्स्टर भी सिंपलिस्टिक लेवल है, लेकिन वो एक ऐसा स्ट्रेटेजिस्ट था जो लिमिटेड ऑप्शंस में सबसे स्टेबल डिस्ट्रक्टिव पाथ चूज करता है। एंड अगर इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो रमलिंग गुस्से का ब्लास्ट नहीं था, वो इनएविटेबिलिटी का एग्जीक्यूशन था। और जब कोई इंसान अपनी ह्यूमैनिटी को इक्वेशन का वेरिएबल बना दे तब उसे इम्पल्सिव कहना एनालिसिस का सिंप्लीफिकेशन होता है। सब लोगों ने रमलिंग देखे थे, लेकिन एरन की सच्चाई फाइनल पार्ट्स कन्वर्सेशन में रिवील होता है। वहाँ स्ट्रैटेजी के पीछे एक साइकोलॉजिकल वेट विजिबल होता है। अगर एरन प्योर कोल्ड मास्टरमाइंड होता तो आर्मिन के सामने भी डिअटैच रहता, लेकिन वो ब्रेक करता है, और वही ब्रेक उसको सिंप्लीफाई नहीं कॉम्प्लिकेट करता है। सबसे पहले टाइमिंग नोटिस करो, ये कन्वर्सेशन पहले भी हो सकती थी, लेकिन रिवील तब होता है जब आउटकम इरिवर्सिबल हो चुका हो। इसका मतलब सिंपल है, इन्फॉर्मेशन तब दी गई जब उससे प्लान डिस्टर्ब नहीं हो सकता था। ये इमोशनल वीकनेस नहीं, ये इन्फॉर्मेशन कंट्रोल्ड है। आर्मिन को डार्क में रखा गया, ट्रस्ट की कमी से नहीं, टाइमिंग के कैलकुलेशन से। फिर आता है वो कंट्रोवर्शियल कन्फेशन, मिकासा को लेकर पॉजिटिव डिजायर। सरफेस पे ये थोड़ा बचकाना लग सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर देखो, पूरे नैरेटिव में एरन ने अपने इमोशंस सप्रेस किए, डिसीजंस मेकिंग में अटैचमेंट इंटरफेयर ना करे, इसलिए डिस्टेंस मेंटेन किया। फाइनल मोमेंट में जब एंड फिक्स्ड है, कंट्रोल ब्रीफली स्लिप करता है। ये इम्पल्सिव स्ट्रेटेजी नहीं, ये डिलेड इमोशनल रिलीज है। डिफरेंस सबटेल है, स्ट्रेटेजिस्ट भी इंसान होते हैं। इमोशन एब्सेंस इंटेलिजेंस का प्रूफ नहीं होता, इमोशन कंट्रोल प्रूफ होता है। अब सबसे क्रिटिकल लेयर, सेल्फ अवेयरनेस। एरन अपने आप को हीरो डिक्लेयर नहीं करता, वो ओपनली एक्सेप्ट करता है कि वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। ये जस्टिफिकेशन अटेम्प्ट नहीं था, ये एक्नॉलेजमेंट है। डिल्यूशन होता है तो वो अपने एक्शंस को राइटियस फ्रेम करता, वो ऐसा नहीं करता, वो गिल्ट फील करता है, लेकिन पाथ चेंज नहीं करता। ये रेज नहीं, ये एक्सेप्टेंस है। उसने फ्यूचर देखा था, अपनी डेथ, मिकासा का डिसीजन, टाइटन कर्स का एंड। एरन का क्लोजर उसकी सर्वाइवल में नहीं, उसकी डिफीट में था, इसलिए ट्रूथ आर्मिन को दिया गया, नॉट टू सीक सिंपैथी बट टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन। अगर आर्मिन रियल इंटेंशन उसके समझता, तब जाकर फ्यूचर डिप्लोमेसी का नैरेटिव पॉसिबल होता। एरन हीरो बन सकता था, वो अपने आप को एक ट्रैजिक सेवियर दिखा सकता था, लेकिन उसने अपने आप को फ्लोट, कॉन्फ्लिक्टेड और मॉरली कॉम्प्रोमाइज्ड इंसान के रूप में रिवील किया। ये वल्नरेबिलिटी रैंडम नहीं थे, ये कंट्रोल्ड एक्सपोजर थे। अब एक ब्रूटल ऑब्जर्वेशन सुनो, अगर एरन सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट होता तो फ्रेंड्स कोलैटरल डैमेज होते, लेकिन उनका सर्वाइवल आर्क सेंट्रल था। गारंटी नहीं बट प्रायोरिटी, यहाँ डिफरेंस समझना ज़रूरी है। फाइनल कन्वर्सेशन में वो वीक नहीं लगता, वो हेवी लगता है। कमजोर इंसान रिग्रेट में क्रम्बल करता है, लेकिन हैवी इंसान रिग्रेट के साथ भी डिसीजन होल्ड करता है। एरन रिग्रेट करता है लेकिन रिवर्स नहीं करता। ये कॉन्ट्रडिक्शन स्टुपिडिटी नहीं है, ये लेयर्ड कॉग्निशन था। एंड अगर इन शॉर्ट बोलूँ, एरन कोई कोल्ड विलन नहीं था, वो सेल्फ अवेयर आर्किटेक्ट था। उसे पता था कि स्टोरी का एंड उसको मॉन्स्टर बनाकर ही क्लोज होगा, और फिर भी उसने वही पाथ मेंटेन किया। फाइनल कन्वर्सेशन ये प्रूव करता है कि एरन सिर्फ ग्लोबल स्ट्रेटेजी नहीं समझता था, वो अपने साइकोलॉजिकल फ्रैक्चर को भी समझता था, और शायद इसीलिए वो अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली कैलकुलेटेड भी है और डिस्टर्बिंगली ह्यूमन भी। तो सवाल ये नहीं है कि एरन हीरो था या विलन, सवाल ये है कि क्या हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ हम उसे जज कर रहे हैं। उसने दुनिया बचाई या बर्बाद की, ये डिबेट शायद कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन एक बात अनडिनाइबल है, जब सब हेजिटेट कर रहे थे उसने डिसीजन लिया। वो सही था या गलत था, वो मॉर्टिलिटी डिसाइड करेगी, लेकिन वो इम्पल्सिव था, ये क्लेम स्ट्रक्चर सर्वाइव नहीं करता। उसने डिस्ट्रक्शन चूज किया लेकिन डायरेक्शन लूज नहीं की। उसने फ्रीडम चेज की लेकिन अपने दोस्तों को कोलैटरल बनने नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी ह्यूमैनिटी को इक्वेशन का वेरिएबल बना दिया, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस कभी लूज नहीं की। शायद इसीलिए एरन अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि वो हमें फोर्स करता है अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछने के लिए। अगर तुम फ्यूचर देख लो तो क्या तुम भी सेम पाथ चूज करोगे? अगर तुम्हें पता हो कि तुम विलन कहलाओगे, फिर भी क्या तुम डिसीजंस लोगे? फ्रीडम कितनी कीमत मांगती है? एरन ने आंसर्स नहीं दिए, उसने बस कोइंसिक्वेंस दिखाए, और शायद इसीलिए उसकी स्टोरी खत्म होने के बाद भी डिबेट खत्म नहीं होती। अगर तुम्हें लगता है कि वो ओवररेटेड है, दोबारा जाकर देखो, इस बार स्क्रीम नहीं स्ट्रक्चर देखना। अगर तुम्हें लगता है कि वो जीनियस है, दोबारा देखो, इस बार इमोशंस नहीं कॉस्ट देखो, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन का असली ट्रेजेडी टाइटन्स नहीं थे, असली ट्रेजेडी चॉइस थी। और एरन वो इंसान था जिसे चॉइस मिली और जिसने उसका पूरा वेट उठाया।
अब डिसीजंस तुम्हारा है, तुम उसे मॉन्स्टर देखोगे या इनएविटेबिलिटी का आर्किटेक्ट। तो ये था एरेन येगर। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये कैरेक्टर कितना कॉम्प्लेक्स है और उसका लेवल ऑफ स्मार्टनेस एक्चुअली किस कैटेगरी में आता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या तुम्हें लगता है कि मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर दिया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं जेन्युइनली देखना चाहता हूँ तुम लोग इस कैरेक्टर को किस पर्सपेक्टिव से जज करते हो, और नेक्स्ट वीडियो किस स्मार्ट कैरेक्टर पर डिटेल ब्रेकडाउन चाहिए वो भी क्लियरली मेंशन करना। आज के लिए शायद इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटेंस टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।